सो हाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मानस खंडूजा। ओके, और आज मैं लाया हूँ आपके लिए सॉल्यूशंस का पार्ट 3। कल इसकी वीडियो नहीं आ पाई थी, कल 26 जनवरी था, ठीक है। सो बी रिलेटेड हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज कोशिश करेंगे 2 वीडियोस आ जाएं और दोनों आप आज ही देख लो। कल छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, पर आज आप डबल थोड़े से एफर्ट कर लेना अगर कल नहीं पढ़े हो। पर अच्छे स्टूडेंट्स हो, मेरे ख्याल से आप कल भी पढ़े होगे। ओके, तो इसमें आज हमने देखो सोल्यूशन पार्ट 3 में क्या पढ़ना है। हमने आज हेनरीज लॉ कवर करना है, ठीक है। तो नाम तो सुना होगा, हेनरीज लॉ। सोल्यूशंस कौन सी क्लास में? ग्रेड 12 सोल्यूशंस पढ़ रहे हैं हम। इस वीक हमने सोल्यूशन स्टार्ट करा है क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। उसमें ये 3rd वीडियो है। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन, दूसरी वीडियो कंसंट्रेशन टर्म्स और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में थी, तीसरी में हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम हेनरीज लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल कम है इससे, और थ्योरी और इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ आ सकता है डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम में, जेई या फिर नीट के एग्ज़ाम में, और उस पैराग्राफ पे बेस्ड आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हेनरीज लॉ काफ़ी अच्छा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ओके। और इससे डेफिनेटली थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं। न्यूमेरिकल भी अच्छे आते हैं इसके, पर थ्योरी इसकी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि हेनरीज लॉ अप्लाई किस में होता है। तो उसके लिए हेनरीज लॉ सबसे बड़ी चीज़, गैस इन लिक्विड के लिए यूज़ होता है। अब जब मैं कभी भी ऐसे लिखता हूँ गैस इन लिक्विड, तो इसका मतलब है जो लिक्विड है मेरा सॉल्वेंट है और गैस मेरी यहाँ पे सल्यूट हुई, किसी के अंदर है ना वो, तो गैस क्या है यहाँ पे? सल्यूट है, ओके। तो ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उनकी सॉल्युबिलिटी को जानने के लिए कि क्या फैक्टर है, सॉल्युबिलिटी किस चीज़ से अफेक्ट होती है, उसके लिए हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया, ओके। तो उस लॉ से पहले बस ये बात याद रखना कि ये हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड के लिए अप्लाई हो सकता है। जैसे आपने ऑक्सीजन को पानी में डिज़ोल्व करा, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन जैसे कहते हैं, या लिक्विड अमोनिया, वाटर में हम अमोनिया डालते हैं तभी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ओके। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम ये हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो क्लियर है, कौन से पहले ये पता होना चाहिए ना किस चीज़ पे अप्लाई है। तो गैस इन लिक्विड, जैसे एग्जांपल भी मैं लिख दे रहा हूँ, O2 इन S2 आपको पता होगा लिक्विड ऑक्सीजन होती है, या फिर आप सल्फर H2S गैस वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी गैस अगर सॉल्वेंट में यानी लिक्विड में डिज़ोल्व है तो वो उसे हम हेनरीज लॉस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप नमक और पानी के सोल्यूशन में हेनरीज लॉ नहीं लगा सकते, आप इथेनॉल और ऑयल के सोल्यूशन में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सोल्यूशन का लॉ नहीं है, ये गैस इन लिक्विड वाली कैटेगरी का हेनरीज लॉ, उसी पे अप्लाई हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपसे कहे कि मैंने आपको सोल्यूशन दिया इथेनॉल का और इथेनॉल को मैंने डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, तो हेनरीज लॉ लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड है ना, ओके। तो गैस इन लिक्विड यानी लिक्विड सॉल्वेंट हो और गैस हमारी कोई सल्यूट होती है, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? हेनरीज लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं अगले स्लाइड, ठीक है। तो पता होना चाहिए कहाँ अप्लाई होगा। अप्लाई हो सकता है गैस इन लिक्विड में, अप्लाइज ऑन गैस इन लिक्विड, ठीक है। आगे बढ़ते। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले हेनरीज लॉ स्टेट करता है, मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ फिर उसका स्टेटमेंट देख लेंगे, ठीक है। अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो देखो आपको स्टेटमेंट अच्छे से लिखना आना चाहिए, आपकी थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट है वो सही से लिखना चाहिए। अपने वर्ड्स में अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप अच्छे से जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हो तो थोड़े ज़्यादा नंबर होते। कभी 0.5 में गड़बड़ हो जाती है अपनी ओन लैंग्वेज में, शायद उस टीचर को नहीं अच्छा लगे, वो काट दे, आधे नंबर दे। तो स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो एज इट इज़ जो साइंटिस्ट ने दिए होते हैं उन्हें लिख दोगे तो बोर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो स्टेटमेंट के साथ ज़रूरी नहीं आपको रटना है, अब आपको समझना है और काफ़ी डिटेल में समझा करो, ठीक है। दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन एक अलग मोड से होती है। जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन करते हो तो आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। लिखने पे आपका नहीं, क्योंकि आप पे जगह नहीं होती, छोटा सा पेज दे देते हो रफ्फर के लिए, तो ठीक है। तो दोनों के अप्रोच अलग होते हैं,
पर बेसिक्स दोनों के लिए आने चाहिए, ठीक है। हेनरीज लॉ अच्छे से पढ़ो, लेकिन जब बोर्ड्स की तैयारी की बात है तो स्टेटमेंट वही लिखना जो एक एक्चुअल स्टेटमेंट हो, ठीक है ना। अपना बनाना बहुत अच्छी बात है, समझने के लिए बहुत बढ़िया है कि आप अपना स्टेटमेंट रखते हो, पर उस स्टेटमेंट को ज़्यादा लिखना जो कि बुक्स वगैरह में दे रखा है बोर्ड्स के लिए। तो देखो, हेनरीज लॉ किस चीज़ को रिलेट करता है, हमारी सॉलेबिलिटी ऑफ गैस को बताता है, ठीक है। सॉलेबिलिटी क्या चीज़ होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो हाइड्रोजन गैस है वो ये वाटर है, तो हाइड्रोजन गैस 1 लीटर वाटर में मैक्सिमम 25 ml मिलाई जा सकती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं घुल पा रही, तो वो उसकी सॉलेबिलिटी, ठीक है। सॉलेबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड कंडीशन, अदर कंडीशन ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाल सकते हो, वो उसकी सॉलेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये सॉलेबिलिटी ऑफ गैस किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है प्रेशर के रिलेट में, ये हेनरीज लॉ में बताया जाता है। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ स्टेट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फिर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ 11th में, कौन सी प्रोसेस को बताता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो, आइसोथर्मल, ठीक है। अगर आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल कंडीशन की बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलेबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, द सॉलेबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो, इन लिक्विड भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि देखो भले ही हमारे एक आध वर्ड से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर बोर्ड्स में देखो कभी कभी देखते हो ना 99 आते हैं स्टूडेंट्स के, 98 आते हैं ना, तो वो छोटी मोटी मिस्टेक्स कर देख ली जाती है। जैसे मान लो आपका स्कोर 100 हो रहा है, तो पहले टीचर ये भी चीज़ देखेगा कि कहीं छोटी सी गलती तो नहीं है। तो 99 अगर बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं तो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक होती है, बोर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अच्छा जब मैं चीज़ें लिख रहा करूँ ना तो स्पीड देखो बढ़ा दिया करो, टू दी प्रेशर ऑफ द गैस, ओके, टू दी प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना। जब भी देखो मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है, तो आप पे रियल लाइफ में तो आप किसी टीचर को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना, पर आप पे अब ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो। मेरी लिखने वाले पार्ट जब भी कोई टीचर ऑनलाइन लिख रहा होता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, पर वो कुछ समझा ना रहा हो, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इस समय स्पीड थोड़ी बढ़ा लिया करो जब भी मैं कुछ लिख रहा हो करो, ठीक है। तो ये 20 मिनट की वीडियो 16 मिनट में हो जाएगी, ठीक है, दिमाग को भी तुम्हारे थोड़ा ईजी में लगता होगा। तो इसमें अब देखो, सबसे पहली चीज़ हेनरीज लॉ में बताया कि जो हमारी गैस की सॉलिबिलिटी होगी वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये हेनरीज लॉ का सबसे पहला स्टेटमेंट है। कोई कहेगा सर आपने पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा अभी, मैंने तो बुक्स में पार्शियल प्रेशर देखा है, तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि 2 मिनट बाद इसमें डेल्टन का हाथ आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अभी डेल्टन्स की हेल्प के बिना पार्शियल प्रेशर मत लिख देना, हेनरीज ने नहीं कहा था पार्शियल प्रेशर, वो डेल्टन्स ने मॉडिफाई कराया, हेनरी का स्टूडेंट था डेल्टन, ओके। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहोगे तभी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस कितनी भी घोली जा सकती है किसी लिक्विड में, वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, ठीक है। अगर तुम प्रेशर दबाओगे, जैसे मान लो ये मैं इसमें गैस डिजोल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई गैस है, तो मैं अगर हाई प्रेशर पे डिजोल्व करूँगा तो देखो ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। उसके एप्लीकेशन में तुम्हारे दिमाग में होगा, अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक में भरते हुए देखा हो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो काफ़ी हाई प्रेशर पे भरी जाती है ना, ओके। तो ये बात याद रखना कि हमारी जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस के, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखोगे
तो टीचर पे डिपेंड करता है वो तुम्हें एक नंबर में आधा दे या फिर 0.25 दे, ठीक है। 0 तो नहीं देगा कभी वो, पर आधा नंबर दे सकता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर तुमने नहीं लिखा। ओके, तो ये तो देखो आसान बात हो गई कि स्टेटमेंट वाली बात हो गई। ओके, तो अब इसमें पार्शियल प्रेशर कैसे आया, तो देखो डेल्टन, अब स्टूडेंट थे, कोई कहते हैं कॉन्टेम्परी वर्ड आता है, ठीक है ना, तो मे बी शायद हेनरी के अंडर वर्क करते हो, हमें उनकी हिस्ट्री से मतलब नहीं, पर हेनरी के बाद डेल्टन्स ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि किसी गैस का मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, किसी गैस का मोल फ्रैक्शन से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो, देखो थोड़ा सा क्लास 11 की चीज़ पढ़ा रहा हूँ, हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कोई नुकसान देगा तुम्हारे लिए, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ये 11 भी वेस्ट नहीं हो रही। तो ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारा पढ़ाया जाता है, एक सेकंड, ये ग्लिच आ गया। ओके, तो थोड़ा सा पेन टैब में दिक्कत आ रही थी, पेन नहीं चल पा रहा था। हाँ, तो देखो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ होती है, डेल्टन्स ने बताया कि जैसे मान लो तुम्हारी पास गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, एक ये गैस है ए और एक गैस है बी, तो प्रेशर ऑफ ए, यानी ए जो अकेले प्रेशर लगा रही होगी वो ए के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो हमारी गैस ए का इंडिविजुअल प्रेशर है, अगर बी नहीं होती तो ए जितना प्रेशर लगा रहा होता उस कंटेनर में, उसे उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। और एग्जांपल रियल लाइफ का, जैसे मान लो दो लोग एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक राहुल है मान लो और एक अमन है, तो राहुल वो काम 4 दिन में कर रहा है और अमन वो काम 3 दिन में कर रहा है, तो वो उनका पार्शियल वर्क हो गया। अकेले जब करते हैं, जब वो मिलके कर रहे हैं तो मे बी वो 2 दिन में कर दे रहे हो, पर यही पार्शियल का मतलब होता है अकेला वो इंसान कर रहा हो। तो अगर अकेला ए इस कंटेनर में होता, ए गैस है ऑब्वियसली, अकेली होती, तो ए की वजह से जो प्रेशर होता वो पार्शियल प्रेशर होता, और बी अकेला इस कंटेनर में होता तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता वो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी होता। डेल्टन ने कहा वो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, वो उन दोनों के किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अब इसका हेनरीज लॉ से क्या रिलेशन है, हेनरीज लॉ हमें कहता है कि गैस की सॉलिबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है। बहुत ध्यान से समझना कैसे हेनरीज और पार्शियल प्रेशर वाली बात आई, तो गैस की सॉलिबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है, और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को उसके मोल फ्रैक्शन से डिपेंड करा जा सकता है। हम लिख सकते हैं किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी को उसके मोल फ्रैक्शन के मेजर के बराबर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने बताया, डेल्टन्स ने। तो ये हमने हेनरीज लॉ में यूज़ कर लिया। सॉलिबिलिटी का कोई वो तो था नहीं फॉर्मूला, उसको हमने गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर लिख दिया, और ये आ गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। एक्स यानी यहाँ पे सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, किसकी, गैस की। तो अगर तुम कभी भी इन ये वाला साइन हटाते हो तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर होता है हेनरीज कांस्टेंट, के एच से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, और ये एच कैपिटल होता है, ओके, के एच इंटू एक्स, ठीक है, और एक्स क्या है यहाँ पे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस या फिर उसका मोल फ्रैक्शन। ये पी क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस, और के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको देखो, इसको नोट करो।
ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां हमने डेल्टन्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों को मॉडिफाई कर दिया, और उससे हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलता है जो कि ये है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, के एच हेनरीज कांस्टेंट होता है। तो जैसे मान लो तुम्हें खूब सारी गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है, जैसे CO2 का हमें दे रखा है 1.67, और हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो लाइक बार हो सकता है, ATM हो सकता है, हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट सेम एज प्रेशर होता है। ओके, तो मान लो जैसे KH हमें CO2 का 1.67 होता है और आर्गन का 40.3 है, और हम मान रहे हैं कि ये सब गैसेस वाटर में डिजॉल्व हो रही। ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा हमसे पूछा गया इसके बेसिस पे। KH CO2 का 1.67 है, आर्गन नोबल गैस होती है, हीलियम नियन आर्गन ग्रुप नंबर 18 में, उसका हेनरीज कांस्टेंट 40.3 है। तो इन दोनों में ज़्यादा सॉल्युबल गैस कौन सी है? तो तुम देखोगे हेनरीज कांस्टेंट आर्गन का ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर आर्गन ज़्यादा सॉल्युबल होगी। नहीं, आर्गन ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा प्रेशर जो है वो है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, और सॉल्युबिलिटी तो मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहे हो, तो अगर किसी की सॉल्युबिलिटी कम हो गई इसके बढ़ने पर, तो फिर हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है तो नुकसान वाली चीज़ है। तो आर्गन लेस सॉल्युबल है, इस बात को याद रखना कि अगर किसी का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल कम होगी, और यहाँ पे CO2 क्या है, मोर सॉल्युबल है। पता भी होगा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आसानी से घुल जाती है, आर्गन को घोल के देख लेना, नहीं घुलेगी। ओके, 40.3 बहुत हो गया। ओके, तो जितना छोटा हेनरीज कांस्टेंट उतनी ही अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है किसी गैस की। ओके ओके, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे बात हो गई कि कैसे हमारे मैथमेटिकल फ्रैक्शन मिला, हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि मैंने देखो सबसे मेन चीज़ क्या बताई थी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखना है, इसको आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखना। तो जैसे कि एक एग्जांपल 293 केल्विन पे अगर मैं O2 के हेनरीज कांस्टेंट की बात करूं, किसके, ऑक्सीजन गैस के, तो वो होता है लगभग 46 या सॉरी 46 तो 283 पे होता है, 293 पे ये, एक सेकंड ना, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था आपको टेम्परेचर का डिपेंडेंस, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। देखो O2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो O2 का हेनरीज कांस्टेंट अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो 2 टेम्परेचर हम ले लेते हैं, 283 केल्विन और 293 केल्विन। तो 283 केल्विन पर हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका ये हेनरीज कांस्टेंट होता है 30.7। ओके, और जैसे ही टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ जाता है इसका हो जाता है 34.86 हेनरीज कांस्टेंट। 283 पे 30.1 कुछ, और 293 पर 34.86 हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो हेनरीज कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। और मैंने तभी बताया था कि हेनरीज लॉ तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हो कि गैस का टेम्परेचर बढ़ने पर हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ गया, यानी कौन घट गया, टेम्परेचर बढ़ा 283 से 293 हो गया, 30 और 34 में बड़ा कौन होता है, 34, तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ गया, हेनरीज कांस्टेंट बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन घट गया, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बोर्ड में, वाई एक्वेटिक स्पेसीज, पानी में रहने वाले जानवर, एक्वेटिक स्पीसीज वही होते हैं ना, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो इसका आंसर मिल गया।
क्या इसका आंसर मिला? क्यों एक्वाटिक स्पेसीज ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में ना कि गर्म वाटर में या फिर हॉट वाटर में? सिंपल, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है. दिस इज बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर कम, सॉलिबिलिटी ज़्यादा. कोल्ड वाटर हैज़ हायर O2 कंटेंट देन हॉट वाटर. ठीक है ना? अब देखो, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो उन्हें भी उतनी है जितनी हमें. फिश और वो सब स्पीसीज ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं. उनका ऐसा नहीं है नाइट्रोजन या फिर हीलियम, नहीं. सारे स्पीसीज को ऑक्सीजन ही चाहिए होती है. केवल प्लांट्स है जो CO2 से खाना बना लेते हैं. तो O2 का कंटेंट कोल्ड वाटर में ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर घटाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है और बढ़ाने से घट जाती है. तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा. किसी को ऑक्सीजन की कमी में ज़्यादा अच्छा थोड़ी लगेगा. ठीक है? तो O2 ज़्यादा होती है कोल्ड वाटर में क्योंकि सॉलिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए एक्वाटिक स्पेसीज ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ठंडे पानी में रहने में. ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की. ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. तो सबसे पहले वही कोल्ड ड्रिंक्स वाला एग्जांपल मैंने दिया था. कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर. क्यों सील करते हैं हाई प्रेशर में? क्योंकि उन्हें उसमें CO2 डिज़ोल्व करनी होती ना CO2. कोल्ड ड्रिंक में CO2 की वजह से तो फिज़ होता है, क्योंकि हमें CO2 डिज़ोल्व करनी होती है और उसको डिज़ोल्व करा जाता है हाई प्रेशर पे. ठीक है, दिस इज डन टू इंक्रीज और टू डिज़ोल्व CO2 गैस. ठीक है ना? कम प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी इतनी नहीं होगी जितनी हाई प्रेशर पे होगी. तो अगर तुमने कभी ऐड वगैरह में कोल्ड ड्रिंक बनते भी देखा तो एकदम से बड़े हाई प्रेशर पे सील होता है. ऐसे बॉटल्स खाली जा रही होती है और ऊपर से एक कॉर्क टाइप का आता है, वो ऐसे उस पर हाई प्रेशर पे गैस को डिज़ोल्व कर देता है. ठीक है ना? ओके, तो ये पहला हो गया कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक को हम जब भी इंडस्ट्री में उसमें CO2 डिज़ोल्व करी जाती है तो एक हाई प्रेशर पे करी जाती है. क्यों? ताकि उसकी सॉलिबिलिटी उसमें ज़्यादा. दूसरा होता है बैंड्स नाम की कंडीशन. NCERT में ये वर्ड देखा होगा ने, बैंड्स क्या होता है. तो इसको ऐसे समझेंगे जैसे स्कूबा डाइवर पता होंगे आपको, जो पानी में कभी कभी देखा होगा ना ओशंस में रिसर्च के लिए जाते हैं. तो वो अपने साथ एक ट्यूब वगैरह लेके जाते हैं O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उन्हें भी नीचे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो जब तुम पानी में नीचे जाओगे तो प्रेशर हाई हो जाता है. सॉरी, ये वाला वाटर तो नहीं है तो डीकर हो गया, हम समुंदर मान लेते पूरी इसको ना. तो अब जब तुम पानी में नीचे जाएगा वो, ठीक है, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा. प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी. किसकी? गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी. तो जो O2 वो इनहेल कर रहा है वो उसके ब्लड्स की वेसल में, जो आपकी कैपिलरीज होती है, उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगी. पर जब हम बाहर आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, तो गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी. और गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी तो वो जो हमारे गैसेस कैपिलरीज में थी वो एकदम से बाहर निकलेंगी. और बाहर निकलने की वजह से जो हमारे वीन्स होते हैं ना हाथ के, उनमें ब्लॉक्स आ जाता है, बबल बन जाता है ना. जब एकदम से गैस जिस कैपिलरी में थी उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इमेजिन करो, तो वो ब्लॉक हो जाएगा. नीचे गए, डिज़ोल्व हुई, एकदम से तुम बाहर आओगे तो वो गैस अब कैपिलरीज से बाहर निकलना चाहेगी. जो हमारे आर्टरीज होती है उनमें डिज़ोल्व थी, उससे बाहर निकलना चाहेगी. जिस वजह से ब्लॉक्स हो जाते हैं उन्हीं को बैंड्स कहा जाता है. हमारी कैपिलरीज में जो ब्लॉक आ जाते हैं ना, उनको बैंड्स नाम की कंडीशन कहा जाता है. तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हम O2 ना दे के उनको O2 के साथ एक ऐसी गैस दे दे जो ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होती. तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी एयर में 11.7% हीलियम मिला दी जाती है. प्लस O2 कितनी होती है? O2 हमारी होती है उसमें 32.1 और N2 होती है 56.2%. ठीक है, तो ये मिक्सर उनका स्कूबा टैंक होता है जिसमें वो एयर लेके जाते हैं, उसका ये कंटेंट होता है. हीलियम क्या करता है? हीलियम की सॉलिबिलिटी कम होती है पानी में. ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा हमारे ब्लड में नहीं डिज़ोल्व होता. ओके, तो इसलिए इसको मिला दिया जाता है इसमें अंदर. ठीक है, तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया हेनरीज लॉ का. ठीक है, तो दो क्लियर हो गए. देखो, पहला कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पे किया जाता है सील. दूसरा
हीलियम मिला दी जाती है स्कूबा ड्राइवर्स के टैंक में ताकि उनको बैंड्स नाम की परेशानी ना हो। बैंड्स एक मेडिकल टर्म है, वो कैपिलरीज का ब्लॉक होना कहलाता है। कैपिलरीज जो हमारे ब्लड वगैरह और लिक्विड्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ओके, जो बॉडी में फ्लो कर रहा है ना। तीसरा एप्लीकेशन होता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया में भी हेनरीज लॉ। अब एनॉक्सिया क्या होता है, जैसे आप माउंटेन्स वगैरह पे कभी जाते हो तो वहाँ पे प्रेशर लो होता है। प्रेशर लो होगा तो गैस की सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, लो होगी। तो हमारे अंदर किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो तुम्हें सोचने में दिक्कत होगी, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस वीक हो जाएगी। थिंकिंग प्रोसेस वीक हो जाती है जब एकदम से दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ना, तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर पाता, ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, सफोकेशन होने लगती है। तो इसी को हम एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो एनॉक्सिया भी देखो प्रेशर और सॉलिबिलिटी को रिलेट कर रहा है। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि प्रेशर और सॉलिबिलिटी का रिलेशन दिखा रहा है। तो ये नाम याद रखना, एनॉक्सिया वो कंडीशन जिसमें सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है जब आप माउंटेन्स वगैरह पे जाते हो। क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है आपका ब्रेन में, तो ये एनॉक्सिया कहलाता है। बैंड्स होता है जब आप स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर गोताखोर कहते हैं शायद उन्हें हिंदी में, ठीक है, वो जब समुंदर में जाते हैं तो अपने साथ एक टैंक ले जाते हैं, उसमें एयर होती है। उस एयर की सॉलिबिलिटी नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ने से बढ़ जाती है, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में जल्दी घुस जाते हैं। एकदम से वापस बाहर आओगे तो बाहर निकलना चाहेंगे, उसी में वो ब्लॉक कर देते हैं हमारे वीन्स को, और काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए एयर में हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि वो हीलियम जल्दी घुलता नहीं। तो ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया हेनरीज लॉ का, ओके। तो ये हमने आज देखा हेनरीज लॉ क्या होता है, ओके। हेनरीज लॉ का एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, एक न्यूमेरिकल। देखो थियोरेटिकली तो हमने चीज़ें समझा, अब एक न्यूमेरिकल जरूर कर लेते हैं जाने से पहले, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, आप चाहो तो देख भी सकते हो, H2S एक टॉक्सिक गैस है, पता होगा, इस रॉटन एग की जैसी स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल अच्छी, ये याद रखना रॉटन एग स्मेल है, प्रैक्टिकल्स में हेल्प हो जाती है। अगर आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है और कोई गैस निकल रही है जिसकी स्मेल अंडे जैसी है ख़राब, तो वो H2S है, ओके। और एट एसटीपी ये दे रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, इसकी मोलैलिटी हमें दे रखी है 0.195 m। हमसे पूछा है इसका हेनरीज कांस्टेंट कितना होगा। ये मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी का यूनिट स्मॉल m होता है या फिर मोल पर केजी होता है। ये एक H2S का बारे में दे रखा है, हेनरीज कांस्टेंट हमें इसका पूछा है। हेनरीज कांस्टेंट क्या कहता है, KH इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm, 1 atm यानी 0.987 बार। तो आपको प्रेशर दे रखा है, आपको हेनरीज कांस्टेंट निकालना है, पर आप पे मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर आपने सेकंड वीडियो देखी है तो मोलैलिटी अगर दे रखी हो तो क्या मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है, क्या मोलैलिटी की हेल्प से मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। मोलैलिटी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इनटू 1000, कल पिछली वीडियो में फॉर्मूला देखा था, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे H2S किस में डिजॉल्व हुई है, H2S डिजॉल्व हुई है वाटर में, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है, क्वेश्चन आप देख सकते हो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्वेंट वाटर दे रखा है, ओके। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, उसका मोल फ्रैक्शन और सल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों का सम 1 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 - x सल्यूट लिख लूँ, क्योंकि फिर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी ना, दोनों का सम 1 है, तो अगर एक x है तो दूसरा 1 - x हो जाएगा। ये तो 8th क्लास लीनियर वेरिएबल्स में पढ़ा होगा। मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 0.195 दे रखी है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 0.195 इंटू 18 माइनस 0.195 इंटू 18 एक्स सॉल्यूट बार इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। तो देखो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर वेरिएबल को। तो ये अब जब आप सॉल्व करोगे तो 0.195 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.195 इंटू 18, तो आपका जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वो आएगा 0.77, ओके। मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा,
मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके कैलकुलेशन मिस्टेक है कोई। ओके सो हुआ क्या ना, मैं फिर से 1000 लगाना भूल गया, तभी गलत आ रहा था। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे 1000 लगाऊंगा फिर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये डिवाइड कर लो, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा, लगभग 55.55 हो जाएगा। पढ़ा भी होगा कहीं पे, वाटर की सॉलिबिलिटी इसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये एक्स सल्यूट और ये 55.55 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, ये 1 माइनस एक्स सल्यूट। अब 0.196 से हमने 55.55 को डिवाइड करा। अब देखो कैलकुलेशन तो करनी है काफ़ी। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, तो कैलकुलेशन तो होगी कम से कम, इतना आसान थोड़ी दे देंगे। तो ये हमारा एक्स सल्यूट अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर रखोगे, तो जब इस एक्स को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका नियरली आ जाएगा 0.0035 के बराबर। ठीक है, आप चाहो तो इससे, क्योंकि ये देखो दोनों का डेनोमिनेटर बहुत छोटा है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम मान सकते हैं एक्स इसी के बराबर है। क्योंकि देखो जब हम देखते हैं कि सल्यूट की अमाउंट बहुत कम है, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो ये एक्स बहुत छोटी चीज़ है ना, तो हम 1 माइनस एक्स को नियरली 1 मान लेते हैं, तो हमारा एक्स नियरली इसी के बराबर आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, इससे आंसर आपका अलग नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं। जब आपका एक्स बहुत छोटा होता है तो 1 माइनस एक्स को 1 मान सकते हैं, मैथमेटिकली ये चीज़ सही है। तो यहाँ से x आ गया। अब आपको प्रेशर पता है, प्रेशर 0.987 है, मैंने बताया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर 0.987 बार होता है। KH हमसे पूछा है, x ये रहा 0.003528, तो KH भी बार में आएगा, सेम जो प्रेशर का यूनिट होता है वही KH का होता है। तो जब ये वाली कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा KH आ जाएगा लगभग 280 बार। ठीक है, तो ये हमारा हेनरीज कांस्टेंट का क्वेश्चन हमने करा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ इसमें। हमें दे रखा था H2S गैस की मोलैलिटी, हमसे उसकी की हेनरीज कांस्टेंट पूछा था अगर वाटर सॉल्वेंट हो। तो हमें पता है हेनरीज लॉ, P गैस इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, प्रेशर 1 ATM होता है। हम बार में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादातर बार में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रेशर हमारा 0.987 बार हो गया। ठीक है, और फिर मोलैलिटी का ये फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, डायरेक्ट सल्यूट के मोल फ्रैक्शन से निकाला जा सकता था। एक्स सॉल्वेंट को मैंने 1 माइनस एक्स सल्यूट क्यों लिखा, क्योंकि एक्स सल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट 1 के बराबर होता है। ये भी हमने देखा है कल पिछली वाली वीडियो में। फिर हम सिर्फ केवल सॉल्व करना था, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ यूज़ करी, क्या कि 1 माइनस एक्स को मैंने एक्स 1 ही लिख दिया, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है। 1 के कंपैरिजन में एक्स बहुत छोटा है, इसलिए हमने 1 माइनस एक्स को 1 ही लिख दिया। इससे हमारा एक्स 0.003528 आ गया, और फिर हमने उसे यहाँ पे रखा, तो हमारा हेनरीज कांस्टेंट, जिसका यूनिट वही यूनिट होगा जो प्रेशर का है, 280 बार नियर राउंड आ गया। बुक में 281 दे रखा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर चलता है, ये आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो आज हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमने देखा, उसका एक न्यूमेरिकल करा, एक और न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में इसका इन टेक्स्ट बेस, तो उसको डेफिनेटली करो। नहीं आता तो मुझसे पूछना नेक्स्ट क्लास में, मैं करा दूंगा वरना। ओके, तो सॉल्यूशन में अब हम नेक्स्ट राउल्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वीडियो आएगी। ठीक है, कोई फर्दर डाउट्स हो तो बता दिया करो कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, और जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से गुड इवनिंग, गुड नाइट या फिर बाय। ओके।